नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग का बिहार बोर्ड 10th क्लास में फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आज की इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इस वीडियो में कराने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, प्रकाश की किरण गमन करती है। सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। पहला ऑप्शन दिया गया है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है टेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन दिया है किसी भी दिशा में, और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। प्रकाश का जो किरण है वो सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग कब न्यूनतम होता है? पहला ऑप्शन दिया गया निर्वात में, दूसरा जल में, वायु में, या फिर कांच में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है? पहला ऑप्शन दिया गया है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर लेंस। तो इसमें आप लोग को पूछा गया कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या कौन सा दर्पण लगा या फिर लेंस कौन सा लगा रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दर्पण। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दर्पण। ठीक है, उत्तर दर्पण इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, मोटर कार के हेडलाइट में, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन दिया गया समतल दर्पण का, दूसरा ऑप्शन दिया गया है उत्तल दर्पण का, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अवतल दर्पण का, और चौथा जो ऑप्शन आप लोग को दिया गया है उत्तल लेंस का। चौथा ऑप्शन दिया गया है उत्तल लेंस का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का लगा होता है। जो मोटर कार के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग को देखने को मिलेगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है वास्तविक होता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है काल्पनिक होता है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काल्पनिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 में आप लोग को दिया गया है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है डायोप्टर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ल्यूमेन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है लक्स, या फिर चौथा ऑप्शन दिया है एंगस्ट्रॉम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायोप्टर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है, प्रकाश की किरणों, प्रकाश की किरणों का पथ निर्माण, पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? ये आप लोगों को पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है किरण आरेख। पहला ऑप्शन दिया गया किरण आरेख, दूसरा ऑप्शन दिया गया फोकस, तीसरा ऑप्शन दिया गया किरण पुंज, या फिर इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख इसको कहते हैं। किरण आरेख इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा किरण आरेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है, प्रश्न नंबर 8 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, 2D क्षमता वाले लेंस का जो फोकसांतर है वो कितना होता है? ये आप लोग को पूछा गया है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया गया 40 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, किसी उत्तल लेंस का जो फोकसांतर है वो 50 सेंटीमीटर है। ये आप लोगों को प्रश्न दिया गया है, तो उसकी क्षमता होगी, तो उसकी क्षमता क्या होगी? किसी उत्तल लेंस का जो फोकसांतर हो 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया गया है
+5d, दूसरा ऑप्शन दिया गया -5d, तीसरा ऑप्शन दिया गया -2d, चौथा ऑप्शन दिया गया है +2d। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, +2d। तो ये किस प्रकार से निकाला गया है, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि p बराबर जो होता है, p बराबर यहाँ पर जो होता है आप लोग का इक्वल टू 1/f होता है, 1/f होता है। और यहाँ पर आप लोग का जो फोकसांतर है 50 सेंटीमीटर दिया गया है, और यहाँ पर लेंस का आप लोग का क्षमता निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा p इक्वल टू हो जाएगा 1/50, 1/50, 50। और ये 50 सेंटीमीटर में दिया गया है तो ऊपर 100 हो जाएगा, अगर मीटर में दिया रहता तो ऊपर 1 ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। और एफ यहाँ पर आप लोग को पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये उत्तल लेंस है। अगर ये अवतल लेंस होता तो एफ जो है निगेटिव होता, जिसकी वजह से -2d आता। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश को किरणों के समूह को क्या कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है प्रकाश स्रोत, दूसरा ऑप्शन दिया गया किरण पुंज, तीसरा ऑप्शन दिया गया प्रदीप्त और चौथा ऑप्शन दिया गया प्रकीर्णन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्रकाश के किरणों को के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 में दिया गया है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो होती है, कैसी होती है। उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धनात्मक होती है। धनात्मक इसलिए क्योंकि यहाँ उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो भी धनात्मक होता है, और जब P इक्वल टू 1/f निकालते हो, P इक्वल टू 1/f जब निकालते हैं तो यहाँ पर जो है f जो है पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से ये जो क्षमता है उत्तल लेंस की वो भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पे, आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 में आप लोग को दिया गया है, प्रश्न नंबर 12 में देखने को मिलेगा, प्रश्न नंबर 12 में दिया गया है अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस का जो क्षमता होगा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि इसका जो फोकस दूरी है वो भी ऋणात्मक होता है। आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 में दिया गया है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया अभिसारी लेंस कहते हैं, द्वि उत्तल लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को यहाँ पर जो है अभिसारी लेंस बोला जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है, प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया अभिसारी लेंस, दूसरा ऑप्शन दिया गया द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को जो है यहाँ पे अपसारी लेंस बोला जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 पे। 15 में आप लोगों को दिया गया है, 15 में आप लोगों को देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर बोला गया है कि नहीं किया जा सकता है, लेंस बनाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा पदार्थ है जिसको लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है जल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कांच, तीसरा ऑप्शन दिया गया प्लास्टिक, और चौथा ऑप्शन दिया गया है मिट्टी। तो यहाँ पर जो है जल से लेंस बनाया जा सकता है, कांच से बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी से जो है लेंस नहीं बनाया जा सकता है। और आप लोगों को प्रश्न में यही पूछा गया था कि पदार्थ का जो लेंस से बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का यूज नहीं किया जाता है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। चलिए प्रश्न नंबर 16 पे। 16 नंबर प्रश्न में आप लोगों को दिया गया है कि किस दर्पण से हमेशा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब, वस्तु जो है छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस लेंस से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु है उससे छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है समतल, दूसरा ऑप्शन दिया गया उत्तल, तीसरा ऑप्शन दिया गया अवतल, या फिर कोई नहीं। तो आप लोगों को बोला गया कि किसी कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल। उत्तल इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तल दर्पण में जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। चलिए प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 में दिया गया है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस वस्तु से किस वस्तु किस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है समतल, अवतल, उत्तल और कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। क्योंकि अवतल दर्पण में जो है हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 पे। 18 नंबर में आप लोगों को दिया गया है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के जो परिवर्तन है उसके कितने नियम हैं ये आप लोग को पूछा गया है। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। पहला ऑप्शन दिया गया 1, 2, 3 या फिर 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि जब जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की जो किरण है हवा से जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। यहाँ पर पूछा गया कि जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ जाती है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभिलंब के निकट हो जाती है। हवा से कांच यानी कि विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तो यहाँ पर जो है अभिलंब के निकट जो है उस प्रकाश की जो किरण है वो मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न पे, जिसमें आप लोगों को दिया गया है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा अभिदृश्यक होता है किसका। यानी इस पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का या फिर अवतल दर्पण का। यानी कि आप लोग ये पूछा गया कि फोटोग्राफी कैमरा जो है किससे बना होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस का बना होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण या फिर लेंस जो है प्रयुक्त होता है साइड मिरर के रूप में, ये आप लोगों को बताया गया है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर प्रिज्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल सॉरी सॉरी उत्तल दर्पण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। चलिए प्रश्न नंबर 22 पे। 22 नंबर प्रश्न में आप लोगों को मेंशन किया गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, ये आप लोगों को पूछा गया है। यहाँ पर आप लोगों को एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया गया है तो जिसका वक्रता त्रिज्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो है फोकस दूरी का जो है 2 गुना होता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यानी कि f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है तो r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे। 23 नंबर प्रश्न में दिया गया है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच एवं निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण कहते हैं। अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं तो क्या कहते हैं। ये आप लोगों को बोला गया है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है आपतन कोण, परिवर्तन कोण, निर्गत कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण बोला जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 24 पे। प्रश्न नंबर 24 में आप लोगों को मेंशन किया गया है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या फिर उत्तल लेंस का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस का। क्योंकि जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें लेंस का प्रयोग होता है और उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस का। चलिए प्रश्न नंबर 25 पे।
25वां प्रश्न में आप लोग को मेंशन किया गया है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक जो प्रतिबिंब है वो बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तल, दूसरा ऑप्शन दिया गया अवतल, तीसरा बाइफोकल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल में आप लोग को काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। अवतल में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे। प्रश्न नंबर 26 में दिया गया है कि प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रवर्तन का जो नियम है उससे निर्धारित क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है अपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर, प्रवर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रवर्तन के नियम है उसमें जो होता है प्रवर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 पे। 27 नंबर में दिया गया है कि काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? पहला ऑप्शन दिया गया सीधा, दूसरा ऑप्शन दिया गया उल्टा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा होता है। उसके बाद फिर 28 नंबर प्रश्न में आप लोगों का दिया गया है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस का जो मुख्य फोकस है उसकी संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है दो, दूसरा ऑप्शन दिया गया है एक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है तीन या फिर कोई नहीं। यानी कि लेंस का जो मुख्य फोकस है उसकी संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दो होता है। लेंस का जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो दो होता है। चलिए प्रश्न नंबर 29 पे। 29 नंबर प्रश्न में दिया गया सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट है उसका प्रवर्तक सतह किससे बना होता है? पहला दिया गया उत्तल या फिर अवतल या फिर समतल या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। इसका जो प्रवर्तक सतह है वो अवतल का बना होता है। 30 नंबर प्रश्न में दिया गया कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है समतल, दूसरा ऑप्शन दिया गया उत्तल, तीसरा ऑप्शन दिया गया अवतल या फिर कोई नहीं। तो 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। 31 नंबर प्रश्न में दिया गया 31 नंबर में आप लोग को दिया गया एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस का जो क्षमता है एक डायोप्टर है। तो उस लेंस की उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अगर एक उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी यहाँ पर पूछा गया है और एक डायोप्टर यहाँ पर जो है इसका क्षमता दिया गया है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया गया है 10 सेंटीमीटर, दूसरा -10, +100 सेंटीमीटर या फिर -100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी कि आप लोग का जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, बी और डी, बचा ए और डी। तो यहाँ पर आप लोग को एक डायोप्टर दिया गया है और यहाँ पर जो है आप लोगों को सेंटीमीटर में पूछा गया है। तो टी इक्वल टू जो हो जाएगा 1/1/f, टी इक्वल टू हो जाएगा 1/f। और यहाँ पर सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है तो ऊपर यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पर पी की जगह पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ जब निकालिएगा तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। और उत्तल लेंस से तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव होने वाला है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 नंबर प्रश्न में दिया गया किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस, किसी भी गोलीय दर्पण, ठीक है, और किसी भी गोलीय जो लेंस है दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, किसी भी गोलीय दर्पण या फिर किसी भी गोलीय लेंस का जो फोकस दूरी है -15 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर आप लोगों को पूछा गया है कि दर्पण तथा लेंस समरूपता कौन सा है? -15 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे
फोकस दूरी है। यहाँ पर पूछा गया है कि वो दोनों अवतल हैं या फिर उत्तल हैं दोनों, या फिर दर्पण अवतल है लेंस उत्तल है, इस प्रकार से आप लोगों को पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग बता दें कि माइनस में यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है फोकस दूरी। माइनस में दर्पण में क्या होता है, अवतल होता है। ठीक है, उत्तल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो अवतल होगा पहला नंबर, और जो लेंस है उसमें भी अवतल जो है निगेटिव ही होता है, तो दोनों अवतल होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। दोनों जो है अवतल दर्पण होने वाला है, दोनों जो है अवतल होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 33 पे, 33 नंबर में दिया गया है, 33 नंबर में दिया गया है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 या फिर 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 है। चलिए प्रश्न नंबर 34 में, 34 नंबर में दिया गया किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसका मान कितना होता है, ये आप लोग को पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है साइन आई बटा साइन आर, दूसरा ऑप्शन दिया गया साइन आर बटा साइन आई इंटू साइन आई प्लस साइन आर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटा साइन आर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को अगला प्रश्न दिया गया है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस जो होता है वो कैसा होता है। पहला दिया गया ऑप्शन सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तल लेंस होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बीच में मोटा होता है और जो किनारा होता है वो पतला होता है। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किनारों की जो अपेक्षा है बीच में मोटा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 36 पे, 36 नंबर प्रश्न में दिया गया कि अवतल लेंस का अपवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन है m बराबर होता है, क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है u बटा भी, यू प्लस यू इंटू भी, यू प्लस भी बटा यू। इसका सही उत्तर हो जाएगा, अवतल लेंस का पूछा गया है तो अवतल लेंस का जो अपवर्धन होता है, आवर्धन होता है n बराबर होता है भी बटा यू, जो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर उत्तल लेंस का पूछा जाता तो माइनस होता, माइनस भी बटा यू। ठीक है, माइनस भी बटा यू यहाँ पे देखने को मिल जाता। चलिए प्रश्न नंबर 37 पे, प्रश्न नंबर 37 में दिया गया है, 37 नंबर में दिया गया है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्र त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है। यहाँ पर यह फॉर्मूला पूछा जा रहा है जो वक्रता त्रिज्या और फोकसांतर के बीच में होता है। पहला ऑप्शन दिया गया आर इक्वल टू 2f, दूसरा ऑप्शन दिया गया एफ इक्वल टू आर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है एफ इक्वल टू 2/r, तीसरा ऑप्शन दिया गया है f/2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर इक्वल टू 2f। आर इक्वल टू 2f बहुत सारे जो कैंडिडेट है यहाँ पे जो इस प्रकार से फॉर्मूला पढ़े होंगे, एफ इक्वल टू इस प्रकार से एफ इक्वल टू r/2, एफ इक्वल टू r/2, r/2। तो यहाँ पर 2f हो गया और r इक्वल टू हो गया। ठीक है, तो r इक्वल टू 2f हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, r इक्वल टू 2f। चलिए प्रश्न नंबर 38 में, 38 नंबर में दिया गया है सोलर कुकर में प्रयोग होता है। सोलर कुकर में जो है कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन दिया गया है समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन दिया है उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों। तो 38 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 38 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर प्रश्न में दिया गया है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। पहला दिया गया है बराबर और सीधा, दूसरा दिया गया वास्तविक और उल्टा, तीसरा दिया गया वास्तविक और सीधा, और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है, पहले आप लोग ये बता दें कि जो अवतल लेंस में होता है वो काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, और उत्तल लेंस में जो है उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस से उसमें वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए प्रश्न नंबर 40 में, 40 नंबर प्रश्न में मेंशन किया गया, उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा, यानी कि जो वस्तु है एफ और 2f के बीच में रखा जाता है, उसके बाद फिर आप लोगों को पूछा गया है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जब वस्तु जो है एफ और 2f के बीच में, एफ और 2f के बीच में रखा जाता है, एफ और 2f के बीच में रखा जाता है, तो जो बना प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है बड़ा और वास्तविक, दूसरा ऑप्शन दिया गया छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो सबसे पहले तो बता दें कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस दिया गया है, ठीक है, तो इसमें तो काल्पनिक बनेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिक यहां से कट गया। अब बात करते हैं इसमें जिसमें वास्तविक दिया गया है, तो यहाँ पर एफ और 2f के बीच रखा गया है, एफ और 2f के बीच में रखा गया है, तो वास्तविक तो बनेगा ही और ये बड़ा बनेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा और वास्तविक। चलिए प्रश्न नंबर 41 पे, 41 नंबर प्रश्न में दिया गया है, दो बकरी दो बकरी पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो बकरी पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? ये आप लोगों को पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है गोलीय दर्पण कहते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, गोलीय लेंस बोलते हैं, या फिर समतल दर्पण बोलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलीय लेंस बोलते हैं, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलीय लेंस बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 42 में, 42 नंबर में दिया गया है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन दिया गया समतल दर्पण, तीसरा दिया गया उत्तल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो बाहर की तरफ वक्रित होता है वो होता है उत्तल दर्पण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण होता है जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, जो इस प्रकार से, वक्रित का मतलब यह बोला जा रहा है इस प्रकार से लेंस दर्पण होता है और इस प्रकार से वक्रित किया जाता है, ठीक है, बाहर की तरफ से इस प्रकार से। तो ये जो होता है उत्तल दर्पण होता है, और अवतल दर्पण में इधर आप लोग को वक्रित किया होता है, ठीक है, इधर अवतल दर्पण में। तो यहाँ पर ये उत्तल दर्पण हो गया और ये अवतल दर्पण हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर बाहर की तरफ बोला गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 43 में, 43 नंबर प्रश्न में दिया गया है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसके केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? दर्पण का क्या कहा जाता है, ये आप लोग पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, या फिर अक्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्रुव कहा जाता है। जो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसके केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 44 में, 44 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है, उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या है? पहला दिया गया है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, या फिर मात्रक नहीं है यानी मात्रक विहीन है। तो जो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन है यानी कि एम, यहाँ पर एम बराबर जो होता है एम बराबर भी बटा यू, ये लेंस पे डिपेंड करता है कि माइनस होगा या प्लस होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एम जो आवर्धन है एम बराबर भी बटा यू, उसमें जो है मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, या फिर यहाँ पे उसका मात्रक ही नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसका मात्रक नहीं होता है। चलिए प्रश्न नंबर 45 पे, 45 नंबर में दिया गया है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस का जो केंद्रीय बिंदु है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देगा वक्रता केंद्र, दूसरा ऑप्शन देगा प्रकाशिक केंद्र, तीसरा ऑप्शन दिया द्वारक केंद्र, या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है अक्ष केंद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 नंबर का, 45 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र, यह उसको बोला जाता है। लेंस का जो केंद्रीय बिंदु है उसको प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 46 पे,
46 नंबर प्रश्न में दिया गया, किसी शब्दकोश में, किसी भी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? यानी कि जब छोटे अक्षरों को आप पढ़ते हैं, कौन सा जो लेंस है उसको प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग को पूछा गया है। पहला दिया गया 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि 5 सेंटीमीटर उतना नजदीक आप पढ़ भी नहीं पाइएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 50 सेंटीमीटर तो आप लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं। और तो ये दोनों ऑप्शन आप लोग को, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, बचा सी और डी। सी में आप लोग को 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस दिया गया है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस दिया गया है। और जब आप लोग को नजदीक पढ़ना है तो आप लोग को उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न दिया गया, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? इनमें से जो नीचे आप लोग को मेंशन किया गया है, इनमें से कौन जो है दर्पण का सूत्र है? पहला ऑप्शन दिया गया है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1/u माइनस 1/f इक्वल टू 1/f। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1/f प्लस u/1 इक्वल टू 1/f। चौथा ऑप्शन दिया गया है v/1 1/u और इक्वल टू 1/f। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये जो है दर्पण का सूत्र है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है, ठीक है, गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया सी, दूसरा ऑप्शन दिया गया पी, ओ या फिर एफ। तो आप लोग बता दें, जो वक्ता केंद्र होता है उसको सेंटर बोलते हैं दर्पण का, तो यहाँ पर सी से निरूपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49 में दिया गया है, प्रश्न नंबर 49 में आप लोग को मेंशन किया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है 3 × 10⁻8, 10⁻8 है, 10⁻8 है, ठीक है। 8 जो है 10⁻8 है, 8 मीटर पर सेकंड। 2 × 10⁻8 किलोमीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻9 मीटर पर सेकंड, या फिर 3 × 10⁻11 110 मीटर पर सेकंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। प्रश्न नंबर 50 में दिया गया है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का, यानी कि जब आप लोग दांत दिखाने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो दांतों में जब कोई भी प्रॉब्लम होता है, जब हॉस्पिटल जाते हैं, तो वो एक प्रतिबिंब देखने के लिए, आपका जो प्रतिबिंब उसको देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है, ठीक है, किस देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर सभी। 50 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 51 में, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, जो पतला लेंस है उसका जो आवर्धन क्षमता है वो क्या होता है? पतले लेंस का आवर्धन क्षमता, पहला ऑप्शन दिया गया कम होता है, अधिक होता है, संतुलित होता है या फिर सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम होता है। ऑप्शन नंबर ए, कम होता है। चलिए प्रश्न नंबर 52 पे, 52 नंबर प्रश्न में दिया गया है, 52 नंबर प्रश्न में दिया गया है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, जो मोटा लेंस होता है उसका जो आवर्धन क्षमता है क्या होता है? तो मोटे लेंस का जो आवर्धन क्षमता होता है वो पहला नंबर दिया कम, अधिक, संतुलित या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक। जो पतला होगा, जो लेंस पतला होगा उसका कम होगा, और जो मोटा होगा उसका ज्यादा होगा आवर्धन क्षमता, ठीक है। प्रश्न नंबर 53 पे, प्रश्न नंबर 53 में दिया गया है कि अवतल दर्पण के ध्रुव, जो अवतल दर्पण है उसका ध्रुव और मुख्य फोकस, ध्रुव यानी कि
सेंटर, सॉरी, जो ध्रुव पी और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, जो बिंब रखा हुआ है और जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है उसका प्रकृति कैसा होता है, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो अवतल दर्पण यहाँ पर बताया गया है। तो अवतल दर्पण में आप लोगों को पता ही होगा कि आभासी इमेज बनता है। तो यहाँ पर जो है आप लोग को आभासी तीनों में दिया गया है सबसे पहले। और आभासी अगर प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। दूसरा ऑप्शन दिया गया आभासी एवं सीधी, और तीसरा ऑप्शन दिया काल्पनिक एवं सीधी। तो यहाँ पर आभासी एवं सीधी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न पे। 54 नंबर प्रश्न में दिया गया है उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र, जो उत्तल लेंस है उसका जो प्रकाशिक केंद्र है और मुख्य फोकस है। अभी ये प्रश्न पूछा गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र जो है और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो कैसा है, ये आप लोगों को पूछा गया है। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है आभासी है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस में आप लोगों को बताया गया प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। चलिए प्रश्न नंबर 55 में। 55 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब, अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है उस पर रखा गया प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो जो मुख्य फोकस पर रखा गया वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब का स्थिति क्या होता है। तो मुख्य फोकस, जैसे अवतल दर्पण आप लोग बनाइएगा तो उसमें जो मुख्य फोकस पर अगर वस्तु रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत में बनेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत, अनंत पे बनेगा। ठीक है, अनंत पे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 में। 56 नंबर प्रश्न में दिया गया है, 56 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति, उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस है, उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस है उस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, उस पर रखे प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो क्या होती है। उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस है उस पर अगर कोई वस्तु रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहला ऑप्शन दिया गया है वक्रता केंद्र, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत पे, या फिर ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच में। यहाँ पर उत्तल लेंस के फोकस दूरी पर रखा गया है, तो यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर ही बनेगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत पे। 57 नंबर प्रश्न में दिया गया है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे गए प्रतिबिंब की स्थिति होती है, की स्थिति होती है, यानी फोकस दूरी पर अगर कोई वस्तु रखा जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी। पहला ऑप्शन दिया गया फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में, प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के बीच में, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। प्रश्न नंबर 58 पे चलिए। 58 नंबर प्रश्न में दिया गया है, 58 नंबर प्रश्न में देखने को मिलेगा अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने अनंत पर, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखा गया प्रतिबिंब, यानी कि अवतल लेंस के सामने अगर अनंत पर प्रतिबिंब को रखा जाए तो उसका जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा। तो अनंत पर रखेंगे तो उसका इमेज अवतल लेंस में यहाँ पे जो है फोकस दूरी पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, और फोकस पे वस्तु रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। आगे बात करेंगे 59 नंबर प्रश्न में। 59 नंबर प्रश्न में दिया गया है, 59 नंबर प्रश्न में आप लोग को दिया गया है कि अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले ही बताया, सेम टू सेम दोनों क्वेश्चन है, फोकस पर इसका जो इमेज है वो बनने वाला है। 60 नंबर प्रश्न में दिया गया है उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र, उत्तल लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, यानी कि उत्तल लेंस के
ये प्रकाशिक केंद्र है, उससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के पश्चात या फिर बाद क्या होती है? विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त होती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 60 नंबर का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 61 में, जिसमें आप लोग बताया गया है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, मुख्य फोकस से अगर कोई किरण गुजरे और उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाती है? पहला ऑप्शन दिया गया मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, दूसरा ऑप्शन दिया निर्गत किरण के मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, मुख्य अक्ष से दूर जाती है, उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। तो इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर बी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। 62 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, जो मुख्य अक्ष है उसका समानांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है मुख्य अक्ष के विपरीत होता है, उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है, निर्गत किरण एवं मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, निर्गत किरण एवं मुख्य अक्ष से दूर जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। चलिए प्रश्न नंबर, यहाँ पर जो है आप लोग को 62 नंबर प्रश्न तक हमने बता दिया है। ये आप लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो भी ऑब्जेक्टिव हो सकते थे, जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हमने सारे करवा दिए हैं। इससे ज्यादा आप लोग प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।